बैक टू माई चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है हमारा डे 4 ऑफ ईवीएस 1 वीक टारगेट। तो बेसिकली सीटेट का एग्जाम जो है उससे पहले हमारा 1 वीक का टारगेट है कि हम लोग अपना ईवीएस कंप्लीट करेंगे। ये टारगेट जो है वो हमारा फुलफिल हो ही रहा है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कितना कवर कर चुके हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यस, ये सारा टॉपिक जो है वो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस 3 वीडियो में कवर कर चुके हैं। सबसे पहली वीडियो में हमने 40 पॉइंट्स कवर किए थे, उसके बाद हमने रिमेनिंग पॉइंट्स कवर किए थे और कल जो है वो हमने यहाँ से कवर किया था, स्लॉट से। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे और आज हमें यहाँ से कवर करना था। और मैं आपको बता देती हूँ कि सीटेट का एग्जाम हमारा जो है वो 1 वीक का टारगेट है कि 1 वीक में हम लोग अपना ये कंप्लीट कर देंगे ईवीएस। और अगर हमारा ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद भी अगर टाइम बचेगा तो हम लोग इंग्लिश की पेडागोजी, मैथ्स की पेडागोजी और हिंदी की पेडागोजी भी मैं आप लोगों को करवा दूंगी। बट ये सिर्फ तभी होगा जब मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा एंड सेकंड थिंग जब मैं हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली कि मेरा टारगेट ये है कि मैं जो है मेरा टारगेट ये है कि 3 से 4 दिसंबर तक आप लोगों का ईवीएस कंप्लीट हो जाए, बिकॉज आज ईवीएस का 3rd डे है और 3rd डे के अकॉर्डिंग हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं और आगे भी हम कवर करेंगे। मैंने जो है वो एनसीईआरटी की काफ़ी सारी मैंने एनसीईआरटी जो है उसमें से कवर किए हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स, प्लस मैंने प्रीवियस ईयर की बुक में से भी जो हमारे टेस्ट पेपर जो हुए थे सीटेट के जितने भी एग्जाम हुए हैं वहां से भी कवर किया है और मैं साथ साथ आपको बताती भी रहती हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम स्टार्ट करते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च जो है महात्मा गांधी ने किया था अहमदाबाद में, और ये 1930 में हुआ था। और ये जो है वो बेसिकली नमक आंदोलन नमक के लिए किया गया था कि हमारा नमक है और उसी को आप बहुत महंगा करके बेच रहे हो। तो ये अहमदाबाद में हुआ था, साबरमती आश्रम, गुजरात, दांडी मार्च। ठीक। नेक्स्ट इज बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल बेसिकली एक चैप्टर था और बचेंद्री पाल बहुत जरूरी है। इसमें आता है बचेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड रिच फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू। बचेंद्री पाल पहली इंडियन वुमेन थी और 5th वर्ल्ड में वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट में गई थी। तो पूरे दुनिया में 5th वुमेन थी। FIFTH, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग देख लेना। पूरे इंडिया में ये 5th वुमेन थी, पूरे वर्ल्ड में ये 5th वुमेन थी और इंडिया में ये फर्स्ट वुमेन थी, बचेंद्री पाल। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी। नेक्स्ट इज शी ग्रू अप इन नौकरी विलेज इन गढ़वाल एरिया। ये जो है वो उत्तराखंड गढ़वाल की थी। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग ज्वाइन किया था। हर गाइड वाज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। इनके गाइड है वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। इन 1980 बचेंद्री पाल वाज सेटल्ड एज अ टीम मेंबर टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट और 1980 में इनको एज अ टीम मेंबर सेलेक्ट किया गया था। ये जो है वो इट वाज 7 मिनट पास्ट 1 आवर। ये एनसीईआरटी बुक में ऐसा मेंशन है। एनसीईआरटी बुक में जो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के पिछले 2021 का पेपर, 2022 का पेपर और 2023 के पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारे कवर किए हैं। प्लस मैं आपको इन बिटवीन क्लास बताती रहती हूँ कि ये जरूरी है, ये जरूरी है। ऐसे ही बचेंद्री पाल वाला टॉपिक बहुत जरूरी है। बचेंद्री पाल वाले टॉपिक में से एक तो ये आता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो सागरमंथा नेपाल में है। ठीक है, और उन्होंने 80 और जो उसकी माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8900 मीटर है। प्लस इट वाज 7 मिनट पास्ट 1 क्लॉक इन आफ्टरनून 23rd में। इधर देखो मैं आपको बताती हूँ। वेट, मैं पहले ये रब कर लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जी, बचेंद्री पाल जो है वो कहाँ की रहने वाली है, उत्तराखंड की रहने वाली है। ठीक है, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग ज्वाइन किया था। ठीक है, और ये जो है वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट में गई थी और वर्ल्ड की ये 5th वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो है वो नेपाल में माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था इन्होंने, जिसकी हाइट है 8900 मीटर। ठीक है, और ये 1 मिनट मतलब 17 जो है ये वहां पे खड़ी रही थी। प्लस जो माउंट एवरेस्ट का पीक होता है वहां पर जो है उन्होंने जब भी मतलब जब वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई थी तो शी बो हर हैंड पिच्ड द नेशनल फ्लैग एंड टुक फोटोग्राफी। तो इन्होंने अपना सर झुकाया था, उसके बाद नेशनल फ्लैग को पकड़ के अपनी फोटोग्राफी क्लिक करवाई थी।
ठीक है। देयर वाज नो स्पेस फॉर टू पीपल टू स्टैंड ऑन अ टॉप एट अ सेम टाइम, और वहां पे इतनी भी जगह नहीं थी कि दो लोग एट अ सेम टाइम खड़े हो सके। देखो वहां पे इतनी जगह भी नहीं थी कि वहां पे दो लोग एक साथ खड़े हो सके। उन्होंने अपना सर झुकाया था और नेशनल फ्लैग के साथ फोटो ली थी। हाईएस्ट पीक पर 43 मिनट के लिए वो वहां पे थी। मतलब कितनी देर के लिए वहां पे थी वो? 43 मिनट के लिए वहां पे थी, विच इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत बड़ी बात है ये। विटामिन एंड आयरन गिव स्ट्रेंथ एंड कीप अस वार्म। विटामिन और आयरन जो है वो हमें स्ट्रेंथ देते हैं और हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। इसलिए जब भी कोई क्लाइंबर्स होते हैं तो उन्हें विटामिन आयरन की टैबलेट दी जाती है ताकि उनकी बॉडी वार्म रहे और स्ट्रेंथ मिलती रहे उन्हें क्लाइंबिंग करने के लिए। Next is टेकला विलेज इज एट हाइट ऑफ 16 मीटर। जवाल राजस्थान में जलवर में थलापटन में टेकला विलेज है जिसकी हाइट मतलब 1600 मीटर है। द एंगल ऑफ आवर बॉडी शुड बी 90% एंड बैक शुड बी स्ट्रेट। देखो हमारी बॉडी का एंगल कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हमारी बैक होनी चाहिए और ये हमारा आगे का पैर होना चाहिए। 90 डिग्री का हमारा एंगल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज मुंबई इज अ मोस्ट क्राउडेड सिटी इन इंडिया। मुंबई जो है वो हमारी इंडिया की मोस्ट क्राउडेड सिटी है। बेटा बचेंद्री पाल वाला टॉपिक कवर कर लेना बिकॉज वो बहुत जरूरी है। मेरे नोट्स अगर आपने पढ़ लिए ना तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। 30 में से 30 आपके पक्का आएंगे। ये लिख कर ले लो आप। बस मेरे नोट्स पढ़ लो। मेरे नोट्स मिलेंगे कहाँ पे आपको? जो है ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको दो जगह मिलेगा। एक है डिस्क्रिप्शन और एक है कमेंट सेक्शन। तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे मैं आपको पीडीएफ भेजती रहती हूँ। डेली जितना पढ़ाती हूँ उतना पीडीएफ भेजती हूँ। अभी तक मैं 3 पीडीएफ शेयर कर चुकी हूँ बिकॉज 3 दिन हमारे कवर हो चुके हैं। तो मैं जब ये अपलोड हो जाएगी वीडियो तो इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। डेली मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतना वीडियो देखो, पीडीएफ देखो, अपने नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो और प्रीवियस ईयर ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। वहां से आप सॉल्व करना शुरू करो। 30 में से 30 पक्का आ जाएंगे आप लोगों को क्योंकि कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मुंबई मोस्ट क्राउडेड सिटी है। ठीक है, मुंबई के आसपास महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान है। मुंबई और दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो 1400 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर बहुत डिफिकल्ट रोड है। ठीक है। अगर हमें जम्मू कश्मीर जाना है तो लेह लद्दाख रीच करना पड़ेगा। पीपल यूज नाइलॉन टेंट ऑन हिली। हिली एरिया में नाइलॉन का टेंट यूज किया जाता है। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। लद्दाख जो है बहुत ही ऊंचाई जगह पे फ्लैट और कोल्ड डेजर्ट है। वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है। एंड देयर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन एंड कोल्ड फ्लैट ग्राउंड बिकॉज ऑफ ड्राइनेस नो प्लांट एंड ट्री ग्रोन। लद्दाख ना बहुत ही ड्राई एरिया है और बिकॉज ऑफ ड्राइनेस वहाँ पे कोई भी प्लांट या ट्री ग्रो नहीं होते हैं। ठीक है। जुले जुले मीन्स लद्दाख में जो है वो भोती लैंग्वेज बोली जाती है जिसमें मम्मी को बोलते हैं अम्माले और पापा को बोलते हैं अब्बाले। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। और यहाँ पे लिखा है कि लद्दाख में वेलकम को जुले जुले बोला जाता है। और लद्दाख में जो घर होते हैं वो 2 फ्लोर से घर होते हैं। अब कैसे घर होते हैं वो हम जानेंगे। लद्दाख में जो है वो स्टोन्स के घर होते हैं। देखो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट घर होते हैं। लद्दाख में स्टोन्स के घर होते हैं, एक के ऊपर एक स्टोन रख के घर बनाया जाता है। और जो वहाँ पे जो वॉल्स हैं उसको मिट्टी और चूने से कवर करते हैं। जो वॉल्स है उसको मिट्टी और चूने को मिक्स करके वॉल पे लगाते हैं एज अ पुट्टी। ठीक है। और छत पे जो है वो शेड रखते हैं। शेड जो है वो घास का बना हुआ होता है। ऐसे करके जो शेड होता है पर करते हैं जिसे ऐसे घास का बना हुआ शेड जो है वो छत पे रखते हैं। ठीक है। वी टुक वुडन स्टेप एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर। वहां पे लकड़ी की स्टेप होती है। लद्दाख में कैसी स्टेप होती है? लकड़ी की स्टेप होती है। लकड़ी की जो जीना है उससे हम जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं। ये एक चैप्टर था एनसीईआरटी में जिसमें हाउस के बारे में बता रखा था, उसमें से ये पूरा मैंने कवर किया है और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं। और देखना मोस्टली 99% टॉपिक्स कवर होंगे इसमें। ग्राउंड फ्लोर जो है वो एनिमल्स के लिए होता है और वहाँ पे हम स्टोरेज रखते हैं। और जब भी बहुत ठंड होती है तो हम डाउनस्टेयर शिफ्ट हो जाते हैं। एंड हियर ग्राउंड फ्लोर हैव नो विंडो। ग्राउंड फ्लोर पे विंडो नहीं होती है। एक ट्री ट्रंक यूज किया जाता है रूफ बनाने के लिए। देखो लद्दाख में जो है वो पत्थर के घर होते हैं जिसको चूने और मिट्टी से कवर किया जाता है। छत पे ना है छप्पर लगाया जाता है घास का बना हुआ और लकड़ी की जो है वो सीढ़ियाँ होती है। जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं और फूड स्टोर करते हैं। बट अगर बहुत ठंड होती है तो लोग जो वहाँ के लोग हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे ही शिफ्ट हो जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे एनिमल के साथ ही शिफ्ट हो जाते हैं बिकॉज नीचे बहुत वार्म रहता है। प्लस वहाँ पे विंडोज भी नहीं होती है। और जो वुड होता है वुड से जो है वुड की जो मोटी ट्रंक होती है उससे जो है वो रूफ बनाया जाता है। थिक वॉल वुडन रूफ एंड वुडन सीलिंग। वहाँ पे थिक मोटी वॉल होती है, लकड़ी की सीढ़ी होती है
और घास का वो होता है, छत होता है, वो प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से। Next point is in Ladakh there are narrow rocky mountain at a place there are no road। लद्दाख में ना कोई कोई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे रोड ही नहीं है, और बहुत ही रॉकी, पथरीला और बहुत ही माउंटेन वाली जगह है वहाँ पे। ठीक है। रेड चिली, ऑरेंज पंपकिन एंड गोल्डन येलो कॉर्न आर फाउंड इन लद्दाख। लद्दाख में क्या क्या चीज बहुत फेमस है? रेड चिली, ऑरेंज पंपकिन और गोल्डन येलो कॉर्न। ये पेपर के हिसाब से बहुत जरूरी है। ठीक है। समर्स में वहाँ पे क्या करते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उन्हें ड्राई कर देते हैं और फिर उन्हें स्टोर कर देते हैं। एंड विंटर में जब फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं आते हैं तो वो लोग उसी को खाते हैं। तो समर में क्या करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल को ड्राई करते हैं और उसे स्टोर करके रख लेते हैं। और जब विंटर्स में अगर फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं होता है या कुछ भी अगर एक्सवाइजेड प्रॉब्लम होती है तो वो लोग उसी स्टोर्ड फूड को खाते हैं। ठीक है। एवरी ड्रॉप योर काउंट में बेसिकली इस चैप्टर में जो है बात की गई है गांधी सर के बारे में। गांधी सर देखो, GHADISAN, गांधी सर। गांधी सर, एस मतलब सर मतलब होता है लेक। ठीक है। सर मतलब होता है लेक। तो इस चैप्टर में गांधी सर मतलब लेक के बारे में बात की गई है। इसमें बोला है कि देयर वर अ स्कूल ऑन अ घाट, एक घाट पे एक स्कूल था। ठीक है। एक घाट पे एक स्कूल था। दिस ये जैसलमेर की स्टोरी है। जैसलमेर गॉट वेरी लिटिल रेनफॉल वंस अ ईयर और समटाइम्स नॉट इवन दैट। जैसलमेर में ना बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती थी, और अगर होती थी तो बहुत थोड़ी थोड़ी और बहुत लंबे लंबे टाइम में, जैसे 2 साल में बारिश हो गई, 6 महीने में। ये 6 महीने में तो नहीं, 1.5 साल में बारिश हो गई, ऐसे बारिश होती थी। देखो, ये जो है वो एक चैप्टर है जिसमें जैसलमेर के बारे में बात की गई है। ठीक है। कि जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती थी, और अगर होती थी भी तो साल में एक बार हो गई, थोड़ी सी हो गई, ऐसे होता था। 9 लेक्स आर फिल्ड विद अ सिंगल लेक। सिंगल लेक से ना, एक सिंगल लेक से 9 लेक्स जो है वो कनेक्टेड थी। ठीक है। एट सम प्लेस पीपल सेलिब्रेट वेन एवर लेक गेट फिल्ड अप विद वाटर। कुछ प्लेसेस में क्या होता है, जब भी वो लेक पानी से भर जाता है तो वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में क्या होता है, जब भी न्यू ब्राइड्स होती है तो जब भी वो क्या करती हैं, अ, जो भी स्प्रिंग या पॉन्ड्स होता है उसके नियर में वो उसकी पूजा करती है। आप में से कौन उत्तराखंड से है और कहाँ पे ऐसा हुआ जाता है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कि उत्तराखंड में क्या होता है, जो न्यू ब्राइड होती है ना, तो जो पानी होता है, जो जैसे हैंडपंप का पानी, या उसकी उसकी पूजा करती है। ठीक है। इससे माना जाता है कि वो पूजा करती है तो इससे जो देवी देवता है वो खुश होते हैं, और इससे अच्छी बरसात होती है, जिससे अच्छी खेती होती है। अच्छी बरसात होगी, अच्छी खेती होगी, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। इसी वजह से ये एक ट्रेडिशन है जो कि चलता आ रहा है। ये जैसलमेर की कहानी है, बट यहाँ पे ये उत्तराखंड का एक पार्ट डाल दिया गया है कि किस स्टेट में ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है, वो है उत्तराखंड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रीजन वाई वेल ड्राइड अप। देखो, रीजन क्या है कि जो वेल है वो सूखते जा रहे हैं। रीजन ये है कि जो हम ट्री है, ट्रीज के नीचे, पहली बात तो हमारे घर में इलेक्ट्रिक मोटर लगते जा रहे हैं। हैंडपंप अब गायब हो गए, इलेक्ट्रिक मोटर हो गए। इलेक्ट्रिक मोटर कितना प्रेशर लगता है जमीन से पानी खींचने में, है ना। दूसरा है कि अब जो लेक्स हैं वहाँ पानी कलेक्ट ही नहीं किया जाता है। प्लस अब जो है वो नदी वो भी नहीं है, पॉन्ड्स पॉन्ड्स तो है, वेल वेल कुएं भी नहीं है अब। ठीक है। आज की जनरेशन ने कुएं देखे भी नहीं होंगे। सॉइल अराउंड द ट्री एंड पार्क आर नाउ कवर्ड विद सीमेंट। जो जैसे ये ट्री होता है, ट्री के आसपास का जो एरिया होता है, पहले वहां पे क्या होती थी, सॉइल होती थी। बट अब क्या है, वहां सॉइल नहीं होती है, वहां पे सीमेंट होती है। तो एक बात बताओ, जब वहां पे आप सीमेंट से कवर कर दोगे तो वहां पे सूखा सूखा ही तो रहेगा। तो पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता, बट अब क्या, इलेक्ट्रिक मोटर आ गई है, कुएं नहीं है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इतना कोई खास यूज नहीं किया जाता है। प्लस जो पार्क में जो, या फिर जो भी ट्रीज होते हैं उस पे सीमेंट से कवर कर दिया गया है, इस वजह से जो हमारा पानी है वो कम हो गया है। हम्म, इसी वजह से लेक नदियां सब हमारी सूख गई हैं। 1986 देयर इज नो रेन। जोधपुर में 1986 में बिल्कुल बारिश नहीं थी। तो वहां पे लोगों ने क्या किया, बाउली कंसेप्ट वो लेकर आए हैं। बाउली क्या होता है, नदी टाइप का वो वेल होता है, सीढ़ी वाला वेल, जैसे एक कुआं होता है, कुएं में ऐसे 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 सीढ़ियां बनी रहती है, उसे कहते हैं हम बाउली। ठीक है। उन्होंने क्या किया, जब बारिश नहीं आई तो वो जब वहाँ पानी खत्म हो गया था तो उन्होंने जो स्टेप वेल है उसको क्लीन किया। वहां पे 200 ट्रक ऑफ गार्बेज थे। उस पूरे मतलब इतना गार्बेज निकला था कि 200 लगे थे उसको गार्बेज को क्लीन करने में। एंड पीपल ऑफ द एरिया, वहाँ पे लोगों ने पैसे कलेक्ट किया, एंड देन उस स्टेप वेल में पानी भरवाया। एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स जैसे जैसे बारिश आती गई तो वो स्टेप वेल जो है वो दोबारा से लोग भूलते गए।
ठीक है? तो हो क्या रहा था, जोधपुर में 1986 में बारिश नहीं आ रही थी, तो लोगों ने पुराना स्टेपवेल वाला मेथड जो है वो अपनाया, जिसमें उन्होंने स्टेपवेल पहले क्लीन किया, पैसे कलेक्ट किए, स्टेपवेल में पानी भरा, जिससे लोगों की प्यास वगैरह बुझी, थोड़ा-सा सब सिचुएशन ठीक आई। पर जैसे ही दोबारा बारिश होने लगी, ट्रेडिशनल मेथड आने लग गए, लोग इस मेथड को भूल ही गए हैं। अब तो कुएँ भी देखे नहीं जाते। नाउ नेक्स्ट इज अल ब्रूनी। अल ब्रूनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल ब्रूनी ये ना उज़्बेकिस्तान, ये क्वेश्चन, ये वाला भी पार्ट क्वेश्चन आया था, प्लस ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है? अल ब्रूनी जो है वो एक ट्रैवलर है जो कि उज़्बेकिस्तान से आया था इंडिया में। इन्होंने ऑब्जर्व किया था इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन। इसने देखा कि पॉन्ड्स कैसा है इंडिया में, इंडिया में जो पिलर्स हैं उनमें डिज़ाइन बना रखे हैं, इंडिया में चबूतरे हैं, इंडिया में बिल्डिंग कैसी है, इंडिया में आयरन रॉड्स हैं, इंडिया में रंगोली बनाई जाती है, और इनाम गुम्फन डिज़ाइन वगैरह बहुत कुछ देखा इन्होंने, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी जो इंडिया की चीज़ें हैं वो जाके उज़्बेकिस्तान में इम्प्लीमेंट करी थी। ठीक है? तो अल-बरूनी ने कहा क्या, उज़्बेकिस्तान जो कि इंडिया में आए थे और इंडिया की बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी थी, जैसे चबूतरे कैसे हैं, आयरन रॉड कैसे है, बिल्डिंग कैसे है, लेक कैसे है, पॉन्ड कैसे है, ठीक है? उज़्बेकिस्तान से आए थे, याद रखना, क्योंकि लास्ट टाइम पेपर में आया था कि अल-बरूनी कहाँ से आए हैं। उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ऐसे बहुत क्लोज़ ऑप्शंस दिए हुए थे। उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए थे। वॉन्डरिंग सीड क्या होता है? वॉन्डरिंग सीड इज़ बेसिकली घुमक्कड़ी सीड, जिसको हम कहते हैं बुढ़िया के बाल। वॉन्डरिंग सीड वही है जो बुढ़िया के बाल होती हैं। ये एक सीड होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। इस सीड में ना बहुत छोटे-छोटे हुक्स होते हैं जो कि कपड़ों में फँस जाते हैं, और ये वाटर के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है। ये क्या होता है, जब सोयाबीन जो है ना पॉड जब राइप होता है, सोयाबीन जब फूटता है ना, तो उसमें से ये सीड निकलता है। जब सोयाबीन जब फूटता है ना, उसमें से ये वॉन्डरिंग सीड निकलता है, और इसमें बहुत टाइनी टाइनी हुक्स होते हैं जो कि हमारे कपड़े पे चिपक जाते हैं, और ये एयर एंड वाटर दोनों के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। वही जो बुढ़िया के बाल होते हैं। अब देखो, यूरोप में क्या मिलता है? कैबेज, पीस। अच्छा, ये वाला पार्ट ना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये भी पेपर में आया था, ये वाला पार्ट, ये कि यूरोप में क्या मिलता है? कैबेज और पी मिलता है। ठीक है? साउथ अफ्रीका में क्या मिलता है? ग्रीन चिली मिलता है, टमाटो, पोटैटो मिलता है। ठीक है? अफ्रीका में क्या मिलता है? कॉफी बीन और ग्रीन भिंडी मिलता है। ठीक है? अब आता है, ये जो है वो तीनों बहुत ज़रूरी है कि यूरोप में क्या मिलता है, साउथ अमेरिका में क्या मिलता है, और साउथ अफ्रीका में क्या मिलता है। देखो, चंगथन क्या है? चंगथन जो है वो सबसे ज़्यादा हाइट पे रहने वाली एक प्रजाति है जो कि 500 मीटर हाइट पे रहती है। बहुत ही पथरीले एरिया है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, वहाँ ब्रीथ करना भी डिफिकल्ट है। हमें जो है वो हेडेक होने लगता है वहाँ पे। और जो चंगथन है, जहाँ जहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, उनको चंगपास बोले जाते हैं। चंगथन में जो लोग रहते हैं उन्हें चंगपास बोला जाता है। ठीक है? चंगपास बोला जाता है। ये ट्राइब है जो कि 500 मीटर 500 मीटर ऊपर रहती है, और इनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता है। इनके पास गॉट होती है और शीप होती है, और ये उसी के बकरी का दूध निकालते हैं, उसी का अपना खाना बनाते हैं। बकरी को बाल को हटाकर उसी से अपने लिए कपड़े बना लेते हैं। ठीक है? और जिनके पास जितने एनिमल्स हैं वो उतना अमीर माना जाता है। ठीक है? ये जो है वो बकरी से दूध निकालते हैं, मीट निकालते हैं, स्किन से टेंट बना लेते हैं, वूल से स्वेटर बना लेते हैं। ठीक है? और इनकी फैमिली में जो है वो एनिमल, जितने एनिमल ज़्यादा होते हैं, उतना ही इनकी फैमिली को रिच माना जाता है। ठीक है? फ्रॉम दीज़ स्पेशियल गॉट इस गॉट से जो है इन्हें वूल मिल जाता है, पश्मीना वूल मिलता है। पश्मीना वूल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ चंगपा जो है क्या-क्या करते हैं, हाई मतलब इतने ऊपर रहते हैं, तो ये गॉट को जो है वहीं पे खिलाते-पिलाते हैं, और जितना ये ऊपर रहते हैं, इस वजह से गॉट जो है ना उसकी फर बहुत सॉफ्ट होती है। इतना हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि ये 500 मीटर ऊपर रहते हैं। तो 500 मीटर ऊपर मतलब टेम्परेचर कितना हाई होता है, तो इनके जो गॉट है ना उसकी जो फर है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी होती है। उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। हुँ। नेक्स्ट है, जितना ज़्यादा ये ऊपर रहेंगे, उतना ही डिफ़िकल्ट होता है ब्रीथ करना, पर उतना ही ज़्यादा अच्छी इनकी गॉट की फर-वर सब बहुत अच्छा होता है। ठीक है? दिस इज़ देयर लाइफ़, ये इनकी लाइफ़ है और ये इनका लाइवलीहुड है। पश्मीना वूल क्या होता है? पश्मीना वूल हमारी इंडियन वूल से 6 गुना ज़्यादा वार्म होता है। हमारी 6 इंडियन शॉल और 1 पश्मीना शॉल, ठीक है? पश्मीना वूल में क्या होता है, जो हमारा अ, गॉट होता है ना, गॉट के बहुत ज़्यादा ही, जब गॉड जो है वो माइनस टेम्परेचर में रहती है, तो उसके जो बाल है ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है? उससे जो है वो पश्मीना वूल बनती है। 6 पश्मीना वूल जो है, 6 हमारे जो नॉर्मल शॉल होते हैं, वो 6 शॉल इतनी गर्माहट देगा जितना 1 पश्मीना शॉल देता है। ठीक है? वूल कलेक्टेड फाउंड हाई एल्टीट्यूड
यहाँ पे क्या कहते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड पे वुल कलेक्ट किया जाता है और उसी को यूज किया जाता है। गॉट हेयर शेड सम ऑफ देयर हेयर, गॉट के जो हेयर है ना वो समर्स में भी कुछ झड़ने लग जाते हैं। इनके हेयर्स इतने फाइन होते हैं कि इनके 6 बाल मिलाकर हमारा एक बाल बनता है। मतलब 1 2 3 4 5, 5 5 6, इनके 6 बाल मिलाने के बाद ह्यूमन का एक बाल बनेगा। इतने पतले बाल होते हैं। प्लस 6 शॉल की गर्मी जो है वो एक पश्मीना वॉल देता है, पश्मीना शॉल देता है, ठीक है। तो पश्मीना शॉल जो है वो बहुत ही महंगा भी इसलिए होता है क्योंकि पश्मीना शॉल जो है वो मशीन से नहीं बनता है। ये बेसिकली हाथों से बनाया जाता है। पश्मीना वॉल देखो इसमें लिखा हुआ है कि पश्मीना शॉल जो है वो मशीन से नहीं बनता है। ये जो है वो अपने हाथों से बनाया जाता है और एक शॉल को बनाने के लिए 250 आवर लगते हैं। 250 घंटे लगते हैं एक शॉल को बनाने के लिए। प्लस पश्मीना शॉल जो है वो 6 शॉल नॉर्मल शॉल और एक पश्मीना शॉल की गर्माहट होगी। और पश्मीना शॉल जो है उसका जो वूल है वो 500 जो चंगपास होते हैं उनकी जो कम्युनिटी में जो वुल होते हैं उनके बाल से बनते हैं, क्योंकि उनके बाल बहुत ही थिन होते हैं। उनका जो 6 बाल मिलाकर हमारा एक बाल बनेगा। चंगपास जो है वो अपने साथ सब कुछ कैरी करते हैं, ठीक है, हॉर्स याक सब कुछ। और ये जो है वो एक जगह सिर्फ 1 से 1.5 महीने के लिए रहते हैं, उसके बाद ये उस जगह से चले जाते हैं। ये एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, 2 महीने एक जगह रहेंगे, 2 महीने एक जगह रहेंगे, ऐसे होता है, ठीक है। याक के बाल जो है, याक हेयर इज वुमेन मेक स्ट्रिप, एंड याक के बालों को जो है वो स्ट्रिप्स बनाई जाती है स्टिच कर करके। देयर आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आइसी स्ट्रॉन्ग विंड। ये करता है, ये उनको प्रोटेक्ट करता है आइसी स्ट्रॉन्ग विंड से। इन विंटर टेम्परेचर ड्रॉप फ्रॉम डिग्री बिलो जीरो, टेम्परेचर जो है वो विंटर्स में बिल्कुल जीरो हो जाता है। और 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहाँ विंड चलती है। कितनी स्पीड से? 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चलती है। ये हम चंगपास की बात कर रहे हैं और चंगपा में ही पश्मीना शॉल के बारे में बात करी थी। इसमें बोल रहा था कि 250 आवर लगते हैं पश्मीना शॉल को बनाने में। कॉस्टली होता है ये। प्लस इसमें लेबर जो है वो लेबर यूज करती है, इसमें मशीन से नहीं बनता है ये। और ये जो पश्मीना शॉल की जो बकरी है वो बहुत ऊपर रहती है, चंपा कम्युनिटी से आती है, जिसकी बकरी के 6 बाल हमारे हमारे बालों के एक बाल बनता है, ठीक है। चंपा जो लैंग्वेज है, मतलब चंपा जो है वहाँ पे जो मतलब चंगथन लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत ही कम लोग रहते हैं। प्लस चंगपास जो है जिस टेंट में रहते हैं उन्हें रेबो बोला जाता है, ठीक है। चंगपास जिस टेंट में रहते हैं उन्हें रेबो बोला जाता है। प्लस ये 500 मीटर की हाइट पे रहते हैं। अब आते हैं फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, जिसके अंदर बोला है कि कितना टाइम लगता है किस चीज को खाने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अनबॉइल्ड मिल्क पी रहे हैं तो स्टमक में 2 आवर 15 मिनट लगेगा। और अगर हम ग्लास, फॉर एग्जाम्पल हम स्टमक में कंपेयर करते हैं और एक ग्लास जिसमें हमने स्टमक वाले जूसेस डाल रखे हैं, जो भी हमारे जूस हमारे स्टमक में होता है वो हमने ग्लास में डाल रखे हैं। तो अब हमें बताना है इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना टाइम लगेगा। अनबॉइल्ड मिल्क है तो यहाँ पे 2 आवर लग रहा है अनबॉइल्ड मिल्क को, यहाँ पे 4 आवर लग रहा है, डबल टाइम लग रहा है। देखो बॉइल्ड मिल्क को यहाँ 2 आवर लग रहा है, यहाँ 4 आवर। फुल बॉइल्ड अगर पूरा बॉइल एग है तो 3 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पे 8 घंटे लग रहे हैं। अगर हाफ है तो 3 आवर, यहाँ 6 आवर। रॉ कच्चा एग है अगर वो हमारे स्टमक में है तो उसको 1 घंटा 30 मिनट लगता है। और अगर स्टमक के बाहर है कच्चा एग, हम एक ग्लास में एसिडिक जूस डालते हैं उसमें कच्चा एग डालते हैं तो 4 घंटे लगते हैं। ये आप पढ़ लेंगे, मैं ये शेयर कर दूंगी क्योंकि ये समझाने वाला इसमें कुछ है नहीं, रीड करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउसेज ऑफ हाउसेज। हाँ जी, हम ये हाउसेज ऑफ हाउसेज तक कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला है कि श्रीनगर में कैसे घर होते हैं। श्रीनगर में देखो एक तो होता है हाउस बोट। हाउस बोट जो है वो 80 फीट के होते हैं, लंबे होते हैं और 8 से 9 फीट चौड़े होते हैं, ठीक है। डोंगा एक बोट होती है जो कि डल लेक, झीलम लेक में चलाई जाती है और इसका डोंगा शेप का शेप होता है, जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट रूम्स भी होते हैं इसमें। नाग गुम्फन एक डिजाइन है जो कि सीलिंग पे डिजाइन किया जाता है, इसमें नाग का डिजाइन बना हुआ रहता है। हम्म। इसमें क्या होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल वुड पे भी डिजाइन किया होता है, सीलिंग पे डिजाइन किया होता है और ये नाग गुम्फन का डिजाइन होता है, इसमें नाग बने हुए जाते हैं, ठीक है। द डिजाइन इज कॉल्ड कथम्ब विच हैज पैटर्न दैट लुक लाइक जिगजॉ। अच्छा, एक जो पैटर्न होता है ना, अच्छा जिगजॉ जिगजॉ वाला, उसको जो है वो हम कटबंध बोलते हैं, ठीक है। जो जिगजॉ शेप का पैटर्न होता है उसे हम कटबंध बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन द अर्थ शुक। तो ये जो है यहाँ से अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हेन द अर्थ शुक। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और बहुत मेहनत से मैंने एक एक एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपके लिए नोट्स बनाए हैं। प्लीज आप इसको वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और
कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये पीडीएफ जहाँ तक मैंने आज आपको पढ़ाया है, वहाँ तक की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी देखना, ये पार्ट 4 है। जैसे ऐसे ही मेरा टारगेट है कि 1 वीक में मैं ये कंप्लीट कर दूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना हमारा रहता है, सो दैट कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से लेकर अ, यहाँ तक जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे, जो कि हमारा होगा 5th क्लास। उसके बाद ब्रेल से लेकर हाँ जी, तो ये 6th क्लास में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा पेडागोजी के साथ। ईवीएस में मैं सिर्फ ईवीएस ही नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं ईवीएस की पेडागोजी भी पढ़ाऊंगी। देखो मैंने थीम्स भी लिखी है, मैंने प्रॉपर बुक की देखो थीम्स लिखी है, प्लस सब थीम्स लिखी हैं, प्लस देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नीचे देखो यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जो सारे है ना एनसीएफ के, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे से कंबाइन करके मैंने आपके लिए पेडागोजी बनाई है। तो होपफुली 3 दिन में हमारा ईवीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो है वो है 1 दिसंबर, 3-4 तारीख तक हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स की पेडागोजी करवाऊंगी, बिकॉज मैथ्स का जो क्वेश्चंस वाला पोर्शन है वो आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में जो करेक्शन एरेक्शन वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, ये सब आपको इजीली मिल जाएंगे, बट जो पेडागोजी पोर्शन है वो इजीली नहीं मिलता है, इसलिए मैं वो करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपको कुछ और भी चाहिए, अगर आप चाहते हैं मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है क्लास, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।